हैं, आइए गधा बीए बैल, सबसे अच्छा मैट्रिक फेल, ये नारा अब 2024 में अभी अभी सबसे आपका हाईलाइट है रिजवान, जो कि जेएमएम का दामन थाम लिए। अगर पहले करते तो शायद वहाँ से किसी और को टिकट मिल जाता। झारखंड का और 78 साल आज़ादी का देख लेंगे। और अगर यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे धनवार विधानसभा का, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं 90-94 का जो दशक था, उसी दशक में आज भी जो है वो राजधनवार सिरवरों की तरह जो है वो ट्रेनों में जो है वो ठूस ठूस करके लोग अभी छठ और दीपावली के समय में आ रहा है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं भारत प्लस टीवी और आज हमारे साथ राजधनवार के जेल कैंप के प्रत्याशी राजेश रतन जी है मेरे साथ बात करने के लिए। तो दादा, सबसे पहले आपको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके जितने भी चैनल देखने वाले लोग हैं, सभी लोगों को हम झारखंडी जोहार करते हैं। दादा, जैसे अभी अभी सबसे आपका हाईलाइट है रिजवान, जो कि जेएमएम का दामन थाम लिए। अगर पहले करते तो शायद वहाँ से किसी और को टिकट मिल जाता। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पहला मेरा इसमें ये प्रतिक्रिया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए किसी के पास स्कैनर मशीन नहीं होता है। हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों के साथ लगभग 2-2.5 साल से उन्होंने आंदोलन किया, और आंदोलन करने के बाद हमारी विचारधारा का पूर्णतः उनके साथ समर्थन था। और हम लोगों ने ये महसूस किया कि गांडे विधानसभा जो है उनके लिए बहुत उपयुक्त है। पार्टी के संसदीय बोर्ड और कोर कमेटी ने जो है उनके टिकट पर मुहर लगाई इस उम्मीद के साथ, और वो जो है वो दूसरी पार्टी का, हाँ इतना बात ज़रूर मानते हैं कि इसको हम एक धोखा का ही नाम देंगे, इसलिए कि अगर यदि उनको पार्टी छोड़ना ही था तो उनको चुनाव से पहले ही छोड़ देना था, या फिर ये कह देना था कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। फिर जो है वो दूसरे प्रत्याशी को भी वहाँ पे काम करने का या उतरने का मौका मिलता। वहाँ से एक प्रत्याशी और था, शायद उसको भी टिकट मिल सकता था। निश्चित रूप से हमारे कई सब जगह सारे विधानसभा में 4-4, 5-5 प्रत्याशी ने फॉर्म भरा था लगभग। तो उस परिस्थिति में जो वहाँ के और भी लोग थे, वो तो कहीं ना कहीं जो है वांछित हो गए इस चीज़ से। जो लड़ाई हो सकती थी, उस लड़ाई को जो है उन्होंने ख़राब कर दिया। तो हम इसको पूरी तरह से एगो चीट और धोखा का ही नाम देंगे। और अभी एक और आपका मतलब पार्टी लग रहा है जैसे धीरे धीरे टूट रहा है, जैसे कि मनोज यादव का नामांकन रद्द हो गया। तो क्या कारण था जिससे नामांकन रद्द हो गया? नहीं, हम लोग इस बात को मानते हैं कि नामांकन रद्द से पार्टी का कोई संबंध नहीं होता है। कहीं कहीं जो है वो फॉर्म भरने में या कोई जो है वो कागज़ की त्रुटि रह जाती है, जिसके चलते एक यहाँ नहीं 1-2 जगह पर और भी हुआ। चूँकि हम इस बात को मानते हैं कि हमारी पार्टी के पास जो है वो राजनीतिक अनुभव की कमी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमने पिछले 6 महीना में इस बात का निर्णय लिया है कि हम लोग पूरे झारखंड में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो सारे लोग जो हैं वो चुनावी तौर पर जो है वो मैच्योर्ड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें पार्टी टूटने की कोई बात नहीं है। कागज़ में त्रुटि रहना जो है एक बड़ा रीज़न है नामांकन रद्द होने का। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी कयास लगाना है बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे कि मनोज यादव एक आपका स्टार प्रचारक भी थे और सबसे पहले वो जुड़े हुए हैं आंदोलन में, और उनका जब नामांकन नहीं हुआ तो पार्टी में कितना दुख का माहौल है? निश्चित रूप से दुख का माहौल है। हम लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि हमारे पार्टी में 4-5 बड़े चेहरे जो हैं उनमें से मनोज यादव जी हैं, और उनका नामांकन रद्द होना दुर्भाग्य की बात है। न सिर्फ उनके लिए, हमारे लिए, बल्कि जनता के लिए भी, चूँकि एक बढ़िया प्रत्याशी और एक बढ़िया उम्मीदवार कोडरमा को मिलने जा रहा था। अभी जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं वो बीजेपी, मतलब मुख्यमंत्री चेहरा है बीजेपी का। आप कैसे मतलब उसका सामना कीजिएगा? हम एक ही तौर पर इसका सामना करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं वो, और हम लोग प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि के चुनाव 5 साल तक जो है वो बाबूलाल मरांडी जो है वो लावा लश्कर के साथ घूमते हैं। आम आदमी तक उनका कोई पहुंच नहीं है, दुख सुख की कोई बात नहीं हो पाती है। कोई भी जनता जो आवाम है राजधनवार की, 2-4-10 लोग चुनिंदा परिवार का अगर यदि आप बात कर लीजिए, उनके जो अगल बगल रहते हैं, क्या वो बाबूलाल मरांडी जी से मिलने में सक्षम है? क्या बाबूलाल मरांडी जी जनता दरबार लगा करके लोगों से मिलते हैं? तो वैसे जनप्रतिनिधि का क्या काम, जिससे आप मिल भी नहीं सकते, अपने दुख सुख की बात भी नहीं कर सकते हैं। चुनिंदा लोग आप सिर्फ मिलते हैं, तो चुनिंदा लोगों को के वोट से आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। हम लोग इस बात को मानते हैं कि उनकी उम्र, हम लोग सम्मान करते हैं, उनकी उम्र बहुत बढ़ गई है। अब युवा नेतृत्व का समय राजधनवार में आया है। जेल कैंप और जयराम जी की विचारधारा, हम सब पार्टियों में जितने भी लोग जो बैठे हैं, सभी लोगों का युवा का विचारधारा जो है वो आ रहा है, और ये एक शक्तिशाली और जोश से भरा हुआ विचारधारा है, जो कि इस विधानसभा का जो है वो निश्चित रूप से विकास करेगा। चाहे वो शिक्षा की बात कर लीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, चाहे वो रोजगार की बात कर लीजिए, चाहे नियोजन की बात कर लीजिए, चाहे स्थानीयता की बात कर लीजिए, हर मुद्दे पर हम लोग काम करने में सक्षम है और दिन रात काम करने में सक्षम है। इस स्थिति में आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों को ये बात हम बताना चाहते हैं, उस जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप सब लोग जो है इस विचारधारा के साथ जुड़ें और हम लोगों का चयन करें, ताकि एक युवा, होनहार, शिक्षित और किसी भी हालत में जन सेवा करने वाला जो है वो प्रतिनिधि राजधनवार को मिले। तो
झारखंड के लिए तो आपको पता है चुनावी मुद्दा आपका, लेकिन राज धनवार के लिए आपका क्या चुनावी मुद्दा रहेगा? नहीं, हम लोगों का राज धनवार का पहला मुद्दा, मैंने कहा है कि मेरा हम लोगों का पहला मुद्दा है कि राज धनवार जहां अभी आप बैठे हैं, हम लोग खोरी महुआ के इर्द गिर्द में है। और एक खोरी महुआ से अगर यदि आप गिरिडीह की बात कर लीजिए तो उसकी दूरी आप देखिए, आप तीसरी से और गाँव से जो है वो गिरिडीह की दूरी देखिए, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये पूरा क्षेत्र धनवार जो है वो जिला बनने का अहर्ता पूरा करता है। इस परिस्थिति में हम लोगों के मैनिफेस्टो का पहला एजेंडा जो है वो है धनवार को जिला बनाना। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप इस इर्द गिर्द में जब आप घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे, बहुत सारा खाली स्थान है जो सरकार की भी ज़मीन है, लेकिन किसी भी तरह का कोई शैक्षिक या फिर स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर जो है वो छोटा छोटा कहीं कहीं आप देख रहे होंगे, लेकिन शिक्षा के नाम पर जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट सरकार का यहाँ आना चाहिए, चाहे वो ITI की बात कर लीजिए, चाहे वो मैंने क्या कहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर लीजिए, मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, यहाँ तक कि डिग्री कॉलेज भी जो है वो तीनों प्रखंड में अभी भी उपलब्ध नहीं है। तो इस सब परिस्थिति में शिक्षा को लेकर के हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जा सकता है। और ख़ास करके हम लोग गाँव तीसरी को ध्यान में रख रहे हैं। ढीबरा जो मामला है, इसको हम किसी भी हालत में समझते हैं कि एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन है, उसको एक वैध तरीका का उद्योग बनाया जाना चाहिए ताकि सरकार को भी उससे कर प्राप्त हो और वहाँ के लोकल लोगों को भी जो है वो उससे जो है वो रोजगार मिले, ताकि जो हजारों लोग मजबूरी में जाते हैं यहाँ से काम करने के लिए दिल्ली, बम्बई, सूरत, वो सारे लोग वापस लौट सकें। और आप अभी देखिए कि कितना दुख का बात है कि जानवरों की तरह जो है वो ट्रेनों में जो है वो ठूस ठूस करके लोग अभी छठ और दीपावली के समय में आ रहा है। ये कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुँचाता है और दर्द भी होता है। इस परिस्थिति में हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा आदर्श माहौल धनवार विधानसभा में बनाया जाए कि जो लोग इच्छा के साथ बाहर काम करना जाना चाहते हैं वो लोग तो जाएं, लेकिन ऐसे लोग जो लोग यहीं रह करके रोजगार की बात कर रहे हैं, इनके लिए जो है वो रोजगार होना बहुत ज़रूरी है। खास करके आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह का उदासीन और शिक्षा को लेकर के जिस तरह का उदासीन व्यवहार यहाँ के जनप्रतिनिधियों का रहा है, इस परिस्थिति में हम लोग मान के चलते हैं कि एजेंडा का कोई कमी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कोई काम हुआ ही नहीं है। आप 24 साल झारखंड का और 78 साल आज़ादी का देख लेंगे, और अगर यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे धनवार विधानसभा का, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं 90-94 का जो दशक था, उसी दशक में आज भी जो है वो राज धनवार पहुंचा हुआ है। सिर्फ मोबाइल और उसका रिचार्ज यही यहाँ पर चल रहा है। तो इन चीज़ों को देख करके हम लोग मानते हैं कि बहुत सारा एजेंडा है जिसको हम लोग फुलफ़िल करेंगे, और आवाम का विश्वास जो है हम लोगों के साथ है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आप प्रत्याशियों का अगर यदि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम लोग महसूस करते हैं कि JLKM का प्रत्याशी के तौर पर हम अपने आप को बहुत मजबूत पाते हैं। इसका कारण आपको बताना चाहते हैं कि अगर यदि आप माली प्रत्याशी की बात कर लीजिए तो 1-1 रुपये के चंदा से जो है, जिस तरह के वहाँ के लोकल क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि सैकड़ों हाईवा और दर्जनों खदान हैं। आप दूसरी तरफ बाबूलाल जी के बारे में हमने बताया कि मुंगेरी लाल बन चुके हैं वो मुख्यमंत्री बनने के लिए। आज से ठीक 5 साल पहले वो इसी वादा को जन जन तक पहुंच लेकर गए थे कि हम जो है वो कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, हम हरिद्वार चले जाएंगे, हम अपने गांव में खेती करेंगे, लेकिन भाजपा के पास नहीं जाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण कर ले रहे निजामुद्दीन का जो साहब उनको टिकट मिला है JMM का, कहीं ना कहीं लगता है कि अगर यदि वो बहुत सक्षम रहे होते तो एक बार उन्होंने चुनाव जीता था तो उसके बाद लगातार वो प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पे रहते। और चौथा, अगर यदि आप किसी के बारे में ऐसी बात करिएगा निर्दलीय लोगों का, तो आप चूँकि लोकतंत्र है तो निर्दलीय में लोग चुनाव लड़ते ही, बहुत सारे लोग लड़ते हैं, लेकिन हमको लगता है कि निर्दलीय जितने भी प्रत्याशी होते हैं उन लोगों के पास बहुत कुछ मुद्दा नहीं होता, इसलिए वो निर्दलीय है, वो इंडिपेंडेंट है। वो लोग अपने निजी लाभ के लिए चीज़ों को देखना चाहते हैं। और जो भी व्यक्ति राज धनवार की इस ज़मीन पर, इस पवित्र ज़मीन पर जातिवाद का जहर, पूंजीवाद का जहर घोलने का प्रयास करेगा, जनता उसको 20 तारीख को मुंह तोड़ जवाब देगी। आपने निर्दलीय प्रत्याशी की बात की है, जबकि वो कहते हैं कि मैं नेता नहीं बेटा बनने आया हूँ राज धनवार में। हाँ, तो जो लोग बेटा बनने आए हैं वो बनने ना आए हैं, हम लोग बेटा हैं। जो लोग कोई चीज़ बनने का प्रयास कर रहे हैं उनको बनना पड़ेगा, लेकिन जो ओरिजिनल बेटा ही है उसको क्या बनने का ज़रूरत है। दूसरी बात, एक बात समझिए कि जिस प्रकार का आज का वर्तमान का समय है, अगर यदि कोई का प्रयास कर रहे हैं उनको बनना पड़ेगा, लेकिन जो ओरिजिनल बेटा ही है उसको क्या बनने का ज़रूरत है। दूसरी बात, एक बात समझिए कि जिस प्रकार का आज का वर्तमान का समय है, अगर यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रत्याशी का चुनाव करता है तो उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि जब वो सदन के पटल पर पहुंचे तो एक एक बात को उठा सके। आप एक बात समझिए कि अगर यदि आपने प्रतिनिधि को मुखर रूप से बोलने वाला व्यक्ति को नहीं चुना है तो आपकी समस्या, चूँकि समस्या तो बोलने पर ही खत्म होगा, पटल पर जाकर के। आप हमको बताइए कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं किसी परिस्थिति में, उनकी क्या योग्यता है, उनका क्या एजेंडा है, वो अगर यदि चुन करके चले भी जाते हैं तो वहाँ पर क्या बोलेंगे।
बात को समझिए। फिर तो वही बात कर रहे हैं जो अफसरशाही की बात हो रही है। अफसर आज जो है वो प्रदेश को चला रहे हैं, तो कल भी अगर यदि आप गूंगे बहरे इस तरह के चुनावी लोगों को मैंने चुनाव में जिता करके प्रतिनिधि भेज दीजिएगा, तो वहाँ पर पटल पर क्या बात रखेंगे? हमको 10-20 बात बताएं जो पटल पर वो रख सकते हैं। वो तो दिखता है, जब आप किसी प्रतिनिधि से बात करेंगे तो उसकी मुखरता, उसकी योग्यता तो उसी से दिखेगी ना। तो वो तो दिखता है कि किन लोगों का चुनाव करना। देखिए, जनता मूर्ख नहीं है, जनता बहुत चालाक होती है और जनता सब जानती है। इसलिए आपको हम बताना चाहते हैं कि ये सब जो सारे आप इधर उधर पैसे का लहर, या फिर आप देख लीजिए कि शराब, या फिर जिस तरह का मैंने उधेड़-बुन जातिवाद का चल रहा है, ये सब समाप्त होगा। नया विचारधारा है। और हमारी पार्टी मजबूत क्यों है आपको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादातर जो जुड़ने वाले लोग हैं ये सारे युवा हैं। तो हिंदी में कहावत है, चोर चोर मौसेरा भाई। ये कुछ नहीं, ये लोग अलट पलट करके सत्ता की रोटी को सेंकने के लिए आए हैं। लेकिन जिस तरह का जयराम जी की विचारधारा है, हमारी पार्टी की विचारधारा है, यूथ पूरी तरह से, विद्यार्थी पूरी तरह से, प्रवासी पूरी तरह से कनेक्ट करते हैं। और हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि यूथ को 1000 और 2000 देने के लिए नहीं हैं। हम लोग यूथ को सुदृढ़ करने के लिए आए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए आए हैं। हम लोगों का कहना है कि लोगों को नौकरी दो। अगर यदि किसी भी लोगों के एक परिवार में अगर यदि 40,000 का कोई नौकरी हो जाता है, 4 महिलाएं हैं, उसको अगर 4-4 हज़ार मिल रहा है, तो उसके तुलना में तो वो बहुत ज़्यादा स्वावलंबी होगा। तो हम लोगों का यही योजना है कि लोगों को सिर्फ झिटक करके जिंदा नहीं रख करके और मजबूती से उनको अपने पैरों पर खड़ा रखना, ताकि परिवार जो है वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सके और युवा जो है वो स्वाभिमान के साथ अपना जीवन बिता सके। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी हर परिस्थिति में मजबूत है विधानसभा में, इसलिए कि हम लोग युवाओं के कंधे पर हैं और युवा का कंधा जो होता है वो सबसे मजबूत कंधा होता है। हम लोग इस बात को मानते हैं कि जिधर यूथ है उधर बूथ है, इस बात को मान के चलते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप किसी को खरीद लेते हैं तो इतना बात समझिए कि वो अवसरवादी है। लेकिन अगर यदि कोई विचारधारा के साथ आपके साथ जुड़ रहा है, इसका मतलब वो विचारधारा का समर्थन करता है, वो राज देश रतन का समर्थन नहीं करता है, वो उन बिंदुओं का समर्थन करता है जो किसी निर्दलीय के पास नहीं होता है। दूसरी बात है, अगर यदि कोई व्यक्ति स्वजातीय चीज़ों को देख करके या जाति के आधार पर यदि चुनाव की बात कर रहे हैं, तो वो लोग कहाँ पे रहते हैं? 4 साल 5 साल लोग कहाँ पे रहते हैं? हमको लगता है कि 2024 में अगर यदि कोई जातीय मुद्दा कहीं पर लेकर के चुनाव लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग कमी मानते हैं। और मेरी दादी एक बात बोलती थी, हम आपको इस बात में कहना चाहते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर यदि हल भी जोतता है तो वो बढ़िया से जोतता है, जनता इस बात को समझती है। ठीक है, यहाँ पे ये सब कुछ नहीं चलेगा। वो आइए बैल, क्या बोलते हैं, आइए गधा बीए बैल, सबसे अच्छा मैट्रिक फेल, ये नारा अब 2024 में चलने वाला नहीं है और ना चलना चाहिए, क्योंकि ये दुर्भाग्य की बात है। आप अपने आप को पढ़े लिखे समाज का मैंने क्या कहते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति लोग कहते हैं आप लोग, और अगर यदि आप ऐसे लोगों का चुनाव के लिए सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि जातिवाद से बड़ा योग्यता नहीं होता है, शिक्षा से बड़ा जो है वो जातिवाद है। तो इस तरह से इस परिस्थिति को जो बन रहा है वो कहीं नहीं टिकेगा, देखिएगा कि हवा हवाई की तरह सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले भी पैसे का खेल राजधनवार में इसके पहले के विधानसभा में भी हुआ था, और आज आप देखिए कि उनकी परिस्थिति क्या रही। सो आप पैसे से चुनाव जीत नहीं सकते हैं, आप सिर्फ कुछ वोट काट सकते हैं। हम लोग उस परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हम लोग सारे बूथ पर सारे जातियों का, सारे धर्म का वोट लेने में सक्षम है। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि दूसरे तरफ मुद्रा है और इस तरफ मुद्दा है, और मुद्रा में अगर यदि दोनों में आप कंपेयर करिएगा तो मुद्दा के तुलना में मुद्रा जो है वो बहुत कमज़ोर होता है, मुद्दा जो है वो दूर तक जाता है। तो बात निकली है तो सदन तक जाएगी और लोग वहाँ तक भेजेंगे। अभी जैसे हाल ही के दिनों में सीजीएल और एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मतलब स्टूडेंट का आरोप है कि 20 लाख, 15 लाख, 18 लाख में नौकरी बेच दिया गया है। तो ये आप लोग जब आइएगा सत्ता में तो इसको कैसे रोकिएगा? देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि हम लोगों ने तो जो लड़ाई अपना शुरू किया था उसमें तो 2 लोग मुख्य रूप से शामिल होते हैं। एक ऐसे लोग जो छात्र हैं, दूसरा ऐसे लोग जो लोग प्रवासी मजदूर हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस जो बेचने की बात आती है इसमें सच्चाई है पूरी तरह से। आप देखिए, जो हाई स्कूल का जो है वो अपॉइंटमेंट हुआ टीचरों का, एक सेंटर से 500-500 लोग चले गए। तो वो 500 जो तेज लोग पूरा झारखंड था वो एक ही सेंटर पर गया हुआ था, समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ विवादित है। हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि सारे लोगों को अपील कर रहे हैं कि सरकार ने नौकरियों को न सिर्फ बेचा है बल्कि नौकरियों का शोरूम खोल दिया, और लोगों को कहा कि अगर आपके बैगेज में पैसे हैं तो लेकर के आइए और यहाँ से नौकरी खरीद करके जाइए। इन सारी चीज़ों को जो है वो जनता देख रही है, और ख़ास करके छात्रों को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये भी बात बताना चाहते हैं कि भाजपा इस बात को उठा रही थी कि अगर यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो हम लोग सीजीएल को जो है वो निरस्त कर देंगे। हम उसी भाजपा वाले से प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप तो केंद्र सरकार में हैं,
पूरे देश में ये बात छिपा हुआ नहीं है कि नीट की परीक्षा हुई और नीट का परीक्षा लीक भी हुआ और झारखंड के किसी जगह से लीक हुआ, हजारीबाग जैसे जगहों से लीक हुआ। आपने नीट की परीक्षा के लिए क्या किया? इससे आपका मनसा पता चलता है। आप अगर यदि नीट को कैंसिल करते तब हमको समझ में आता कि आप CGL को भी कैंसिल करते। तो हमारे साथ में थे राजेश रतन जी और इनके विचारधारा को हमने जनता को तक पहुंचाने का काम किया। जी धन्यवाद।